नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जबरदस्त क्लासिक कहानी को डिकोड करेंगे। आज फोकस होगा हिंदी साहित्य के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी की मास्टरपीस संदेह पर। यह कहानी बहुत ही गहराई से दिखाती है कि एक छोटी सी गलतफहमी या शक कितना विनाशकारी रूप ले सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। तो सबसे पहले इस संदेह शब्द के असली मतलब को समझते हैं। देखिए, इस कहानी में संदेह का मतलब सिर्फ एक हल्का फुल्का शक नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जहर है। एक ऐसी गहरी गलतफहमी जो इंसान के सोचने समझने की पूरी ताकत पर पर्दा डाल देती है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और मन की शांति को तो जैसे पूरी तरह निगल ही जाता है। आज के हमारे इस रहस्य से स्पष्टता तक के सफर में हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, संदेह का खतरा। दूसरा, राम निहाल का बेचैन मन। तीसरा, नाव की उस यात्रा का फ्लैशबैक। चौथा, गलत फहमियों का वो उलझा हुआ जाल। और अंत में श्यामा की व्यावहारिक समझदारी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, संदेह का खतरा। कैसे शक इंसान के दिमाग को खोखला कर देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी असल में एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। इस साइकोलॉजिकल उथल पुथल को देखने के लिए चलते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी राम निहाल का बेचैन मन, शांति और अशांति का विरोधाभास। अब यहाँ पर जो विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। कमरे में एक तरफ धूप से चमकती हुई भगवान बुद्ध की शांत मूर्ति है, जो परम शांति, ध्यान और सांसारिक दुखों से एकदम डिटैचमेंट का प्रतीक है। और ठीक दूसरी तरफ है मुख्य किरदार राम निहाल। वो भी बुद्ध की तरह एक मूर्ति बनकर बैठा है, लेकिन शांति से नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से जम गया है अपनी भावनाओं के बोझ तले। उसके अंदर भावनाओं का एक भारी तूफान उठ रहा है। हाथ में एक रहस्यमयी तस्वीर है और आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। इस स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए इन दोनों किरदारों को साथ रखकर देखना होगा। एक तरफ श्यामा है, जो मकान मालकिन है। वो एक बेहद अनुशासित विधवा है, एकदम प्रैक्टिकल, जो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानती है। उसकी जड़ें मजबूत हैं। दूसरी तरफ है राम निहाल, जो उसका किराएदार है, एक अनाथ मुसाफिर, हद से ज्यादा भावुक, कंफ्यूज्ड, और जिसका पूरा जीवन बस एक छोटे से संदूक में सिमटा हुआ है। मतलब एक तरफ ठहराव है तो दूसरी तरफ एक भटकता हुआ अशांत मुसाफिर। और यहीं से कहानी अतीत में गोता लगाती है। तो आते हैं तीसरे हिस्से पर, नाव की यात्रा का फ्लैशबैक। गंगा नदी पर एक तनावपूर्ण सफर। ये वो रात है जब सब कुछ बदल गया। कार्तिक पूर्णिमा की उस शाम राम निहाल तो बस दशाश्वमेध घाट पर रिलैक्स करने की सोच रहा था, लेकिन अचानक उसका लालची बॉस ब्रिज किशोर उसे बीच में ही रोक लेता है। नतीजा, राम निहाल को मजबूरन ब्रिज किशोर के रिश्तेदारों यानी मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा को नाव की सैर पर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे रात गहराती है और नाव पंचगंगा घाट पहुंचती है, उस चांदनी रात के सन्नाटे में एक अजीब सी घुटन और मनोवैज्ञानिक तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक आम सी छुट्टी की शाम एक अस्थिर इंसान के साथ खौफनाक सफर में बदल गई। और उसी नाव पर सन्नाटे को चीरती हुई मनोरमा की एक फुसफुसाहट आती है, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, तनिक सावधान रहिएगा। सोचिए, इतनी खूबसूरत और समझदार औरत जब ये बात कहे तो नाव पर बैठे हर इंसान के लिए माहौल कितना भारी और बेचैन करने वाला हो गया होगा। इस बेचैनी का सबसे बड़ा सबूत था दीपदान को देखने का नजरिया। नदी में बहते दियों को लेकर दोनों पति पत्नी के विचार बिल्कुल उल्टे थे। मनोरमा के लिए ये बस पवित्र गंगा मैया की एक बेहद सुंदर और साधारण सी प्रार्थना थी, लेकिन मोहन बाबू, उनके खतरनाक शक और पैरानोया ने इस खूबसूरत परंपरा को एक डरावने संकेत में बदल दिया। उन्हें लगा कि वो टिमटिमाते दिए उस नाजुक जिंदगी की तरह हैं, जो बस किसी अनंत अंधेरे, किसी शून्यता की तरफ बहती चली जा रही है। और इसी के साथ हम आते हैं चौथे हिस्से पर, गलत फहमियों का जाल। कैसे इन भ्रमों को सुलझाया जाए। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, नाव पर मौजूद हर इंसान के दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ब्रज किशोर की साजिश क्या थी कि मोहन बाबू को अदालत में पागल साबित कर दो और उनकी सारी दौलत हड़प लो। दूसरी तरफ मोहन बाबू का शक ये था कि उनकी वफादार पत्नी मनोरमा भी इस साजिश में ब्रिज किशोर के साथ मिली हुई है। और इन सबके बीच हमारे राम निहाल भाई साहब का भ्रम तो एकदम ही अलग लेवल पर था। वो ये मान बैठे थे कि मनोरमा उनसे प्यार करने लगी है और उनमें अपना सहारा ढूंढ रही है। सच में हर कोई अपनी ही बनाई एक झूठी दुनिया में फंसा हुआ था। इसी बीच
नाव अचानक हिलती है। मनोरमा गलती से रामनिहाल से टकराती है और मजबूरी में कहती है, आप देखते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मनोरमा असल में गुहार लगा रही थी कि रामनिहाल गवाह बने कि उसके पति कितने मानसिक तनाव में हैं। लेकिन रामनिहाल ने इसका बिल्कुल बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया और इसे एक रोमांटिक इजहार समझ लिया। खैर, अब वापस वर्तमान में आते हैं। रामनिहाल श्यामा को बताता है कि मनोरमा ने उसे ढेर सारी चिट्ठियां भेजी हैं जिनमें उसने मदद की भीख मांगी है। लेकिन रामनिहाल के दिमाग का वो शक या संदेह इतना गहरा हो चुका है कि उसे लगता है मनोरमा उससे बेइंतहा प्यार करती है, और इसी मनगढ़ंत रोमांस से घबराकर वो एक कायर की तरह अपना सामान बांधकर वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यही वो बिंदु है जहां कहानी अपने सबसे शानदार मोड़ पर पहुंचती है। 5वां और आखिरी हिस्सा, श्यामा की व्यवहारिक समझदारी, जब तर्क की आवाज हर भ्रम को तोड़ देती है। यहाँ इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। श्यामा परेशान होकर वो तस्वीर रामनिहाल के हाथ से छीन लेती है, वही तस्वीर जिसे देखकर वो शुरुआत से रो रहा था। और जब वो तस्वीर देखती है तो सन्न रह जाती है, क्योंकि वो तस्वीर मनोरमा की नहीं बल्कि खुद श्यामा की होती है। जी हाँ, रामनिहाल का असली राज ये था कि वो श्यामा से प्यार कर बैठा था, मनोरमा से नहीं। उसका सारा भ्रम, सारा डर इसी एक झूठ पर टिका था। श्यामा इस पर कोई ड्रामा नहीं करती, वो बस उसके इस बचपने पर हंसती है और उसे एकदम झकझोरकर सच्चाई के धरातल पर लाती है। वो कहती है, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते। एक दुखियारी स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। बस इन 2 लाइनों ने रामनिहाल के सारे ख्याली पुलाव को पल भर में उसकी असली नैतिक जिम्मेदारी से अलग कर दिया। और फिर श्यामा उसे एक सीधा सटीक एक्शन प्लान देती है। वो आदेश देती है, अपना सामान खोलो और यहीं छोड़ो, पहले ट्रेन पकड़ो और सीधे पटना जाओ, मनोरमा को ब्रज किशोर के चुंगल से बचाओ और अंत में वापस मेरी सुरक्षा में घर लौट आना। श्यामा के इन बेहद प्रैक्टिकल कदमों ने रामनिहाल के दिमाग के सारे जालों को साफ कर दिया। उसका सारा संदेह खत्म हो गया। एक पल पहले जो इंसान रो रहा था, भाग रहा था, वो अब एक हीरो की तरह अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार था। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, कितनी बार ये संदेह या शक का जहर हमारी सोचने समझने की ताकत को धुंधला कर देता है। हमारा दिमाग कितनी आसानी से ऐसी झूठी कहानियां बना लेता है जो असल सच्चाई से कोसों दूर होती हैं, है ना? शायद यही वजह है कि साफ और व्यावहारिक बातचीत ही इस शक की बीमारी का इकलौता इलाज है। इसी अहम विचार के साथ आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस कहानी की असली गहराई को समझने में भरपूर मदद की होगी।